हेलो डियर, तो फाइनली मैं आप सभी के बीच में लेकर आ चुका हूँ। आने वाली अपकमिंग वैकेंसी है बिहार नर्स के लिए। तो आप लोगों को पता है मैं बिल्कुल अलग पढ़ाता हूँ, डिस्कस करता हूँ डिटेल्स में हर एक क्वेश्चन का। तो आप लोग जरूर देखिए, समझिए और शेयर कीजिए जितने भी ग्रुप है, ठीक है। बात करते हैं, निम्न में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है। आपको पता है कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय जो है वैक्सीन दी जाती है। कौन कौन सी? तो ऑप्शन नंबर ए है BCG OPV हेपेटाइटिस बी। बी ऑप्शन है BCG OPV हेपेटाइटिस सी। सी ऑप्शन है BCG। डी ऑप्शन है BCG OPV पेंटावैलेंट। तो इस प्रकार से जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में जो है दे देगा, ठीक है। देख लीजिए, लगभग बहुत सारे सेम है, एक एक चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। हेपेटाइटिस बी हो गया, ओरल पोलियो वैक्सीन हो गया, BCG टीबी के लिए, यह तीनों जो है आपको दिया जाता है जन्म के समय, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है, व्यक्ति द्वारा खाए जाने वाले निम्न खाद्य पदार्थों में से कैल्शियम का गुड सोर्स है। कहता है कि व्यक्ति जो खाना खाता है, खाद्य पदार्थ, एक खाद्य पदार्थ में से कैल्शियम का अच्छा स्रोत कौन है, इनमें से बताना है। दही है, चीज है, खोआ है, उपरोक्त सभी है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम का गुड सोर्स जो होता है वह आपको सबसे मिलेगा, ठीक है। मिलेगा यह तीनों से, मिलेगा तीनों से, क्योंकि दही में विटामिन सी भी होता है। यहाँ पे आपको ये दही से बनता है तो डी तो होगा ही होगा। चीज जो कि मक्खन वही सब है, खोआ भी वही है। तो विटामिन डी तो कैल्शियम तो मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए उपरोक्त सभी इसमें राइट होगा, ओके। अब यहाँ पे है घेंघा, ग्वाइटर। ग्वाइटर नाम बीमारी किस पोषक पदार्थों की कमी से होता है? पोषक पदार्थों की कमी के मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स जो हम खाते हैं उसमें बहुत सारे पोषक पदार्थ होते हैं। अगर खाने में किसी पोषक पदार्थ की कमी होता है तो उससे अलग अलग बीमारी होता है। इसी प्रकार घेंघा रोग है, जो पोषक तत्व की कमी होती है वह कौन है? आयोडीन, कैल्शियम, विटामिन सी, थायमिन। तो आपको पता है कि आयोडीन जो हम नमक वगैरह खाते हैं अगर अच्छा नहीं होता है तो उसमें जो है आपको आयोडीन की कमी से जो है आपको घेंघा रोग होता है, पता है, ठीक है। नेक्स्ट है, चौथा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी जो है निम्न में से वयस्कों में विटामिन डी की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। वयस्कों में विटामिन डी की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी हो जाती है? ध्यान में रखिएगा। एनीमिया, रिकेट्स, जनन क्षमता में कमी, ऑस्टियोमलेशिया। आपको पता होना चाहिए, एनीमिया रक्त की कमी, रिकेट्स होता है जो हड्डी का कमजोर होना, सुखापन जो होता है, इनफर्टिलिटी बांझपन जिसको कहते हैं, जनन क्षमता की कमी, ऑस्टियोमलेशिया यह एक हड्डी का रोग है। और वयस्कों में अगर बात करता बच्चों में तो यहाँ पे रिकेट्स हो जाता, ठीक है। लेकिन वयस्क की बात कर रहा है तो यह पूर्ण रूप से हड्डी का रोग होगा, ओके। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, निम्न फूड मतलब फूड सब्सटेंस मतलब भोजन पदार्थ निम्न में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? यह फूड सब्सटेंस है, भोजन वाला पदार्थ है, और इनमें से विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन है? ऑप्शन ए दाल, सोयाबीन का दाल, ठीक है। बी आंवला, सी फिशर लीवर ऑयल, डी चने की दाल। विटामिन सी मतलब होता है, ठीक है, विटामिन सी मतलब होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, आपको पता है, ठीक है। विटामिन सी जो होता है वह गुड सोर्स है, इससे खट्टे पदार्थ जो भी होते हैं उसमें गुड सोर्स यह माना जाता है। और सबसे अच्छा की बात करेगा तो इस ऑप्शन में आंवला जो है सबसे बेस्ट है विटामिन सी का, जो कि आपको भी पता है। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट आप लोग को पता है कि यह जो है बहुत ही उपयोगी होता है शरीर के लिए, और जितने भी हम लोग मीठा स्रोत होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट आपके पाया जाता है, ठीक है। ग्लूकोज हो गया, एल्बुमिन हो गया, लेसिथिन हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वह ग्लूकोज का बेस्ट उदाहरण है। ग्लूकोज जो होता है, जो चीनी वगैरह जो होता है, शुगर वगैरह मीठा जो भी पदार्थ होता है उसमें ग्लूकोज पाया जाता है, और जितने भी मीठा है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही मात्रा में पाया जाता है, जैसे, ठीक है। सातवां है, एनीमा लगाने हेतु पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड की जाती है? आपको पता है एनीमा वैसे मरीजों में लगाते हैं जिसको आंत को सफाई करना हो, ठीक है, कब्ज बना हो, दवाई मुंह से नहीं देकर
इंजेक्शन नहीं देकर उसको एनीमा के थ्रू दवाई भी दे सकते हैं, पोषक पदार्थ भी अंदर दे सकते हैं, ठीक है, और कब्ज को भी छुटकारा दिला सकते हैं। तो एनीमा के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एनीमा जो है चूंकि मल के रास्ता से दिया जाता है, मल द्वार से, तो उसमें कौन पोजीशन बेस्ट होता है? सुपाइन, फाउलर्स, लेफ्ट लेटरल, राइट लेटरल। तो आपको पता है कि जो बाएं करवट होता है लेफ्ट लेटरल, यह एनीमा के लिए बेस्ट पोजीशन होता है। ओके, 8वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत है। नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होता है? देखिए पल्स रेट अलग होता है, पल्स प्रेशर अलग होता है, ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। तो मैं आपको बता दूं पल्स प्रेशर जो होता है ना वह 120 जो होता है, ये वाला मैं बता दूं 120 बाई ये जो 80 होता है ना, इसी के अंतर आप निकाल लीजिएगा तो ये पल्स प्रेशर आपका निकल जाएगा। तो इसका अंतर नॉर्मल कितना होता है? 40। तो एवरेज आप 40 मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो हम लोग एक जैसे मानते हैं ना कि 140 तक अगर किसी का बीपी है तो हम उसको नॉर्मल मानते हैं, अगर 140 या इससे ऊपर है तो हम लोग फर्स्ट संकेत समझते हैं बीपी का, ठीक है। तो उसी प्रकार से 30 से लेकर 50 mm ऑफ Hg जो होता है यह पल्स प्रेशर का आपका सीमा होता है, ठीक है, एवरेज है। 9वां है, क्रॉन्स डिजीज के पाए जाने की संभावना किस बॉडी पार्ट में सर्वाधिक होती है? तो आपको पता होगा क्रॉन्स डिजीज जो होता है टर्मिनल इलियम, सिग्मोइड कोलोन, एसोफेगस, ब्रोंकियोलस। तो आपको पता है क्रॉन डिजीज जो कि आपके टर्मिनल इलियम, मतलब समझ रहे ना, इलियम के लास्ट छोर पर यह क्रॉन डिजीज आपके होता है और यह इलियम में होता है। तो किस बॉडी पार्ट में? इलियम में, ठीक है, आप लोगों को पता होगा इलियम क्या है। ओके, 10वां है, बहुत खूबसूरत है, एपिस्टेक्सिस के ट्रीटमेंट के संबंध में ट्रू सेंटेंस नहीं है। कहता है एपिस्टेक्सिस क्या होता है? नक्सीर को बोलते हैं, नाक से खून आना, ब्लड आना को एपिस्टेक्सिस, ठीक है, और इसके उपचार में सही वाक्य कौन नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो सही होंगे और एक होंगे जो नहीं है। यदि ब्लीडिंग आगे वाला भाग से हो तो इसे पिंच करके 5 से 10 मिनट तक प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो सही बात है, प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि ब्लड बंद हो जाए। रोगी को सिटिंग पोजीशन प्रदान कर सिर को पीछे की ओर जो है लिटा देते हैं, ठीक है। तो ए नजल डीकॉन्जिनेस्ट का उपयोग करते हैं। यदि ब्लीडिंग पोस्टेरियर भाग से हो तो पोस्टेरियर नजल पैकिंग करते हैं। अब ये सबका मीनिंग समझिए, ब्लीडिंग होता है आगे के भाग से नाक का, तो आप 5 से 10 मिनट पिंच करके प्रेशर देते हैं तो ब्लड आना बंद हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बात कर रहा है बी ऑप्शन, यही गलत है। अगर किसी को नाक से ब्लड आ रहा है तो आप उसे बैठा कर उसके नाक को पीछे की तरफ नहीं करवा सकते हैं, उसके सिर को पीछे की ओर नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि जो ब्लड बाहर आ गया है वो अंदर चला जाएगा और वो जम जाएगा, इसलिए यह पीछे की ओर करना गलत है, ठीक है। बाकी नजल को डीकॉन्जिनेस्ट का उपयोग करते ही हैं। अगर नाक के पिछले भाग से हो रहा है तो पिछले भाग को नजल पैकिंग करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें ठीक है। 11 है, बहुत खूबसूरत प्रश्न है, भारत में जो है स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो भारत में जो स्वच्छ भारत का जो शुभारंभ किया गया वह 2 सितंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2013। तो याद रखिएगा, सिर्फ ईयर याद रखिएगा 2014 में, और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जो जन्म है उसी के शुभ अवसर पर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्वच्छ भारत वाला प्रश्न हो चुका है, ये प्रश्न आप लोग रख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट है शिशु, जिसे इन्फेंट्स इंग्लिश में कहते हैं, इसका ट्रू सेंटेंस क्या है? तो देखिए 0 से 28 दिन के बेबीज को, 0 से जो है 68 दिन के बेबीज को, 0 से 1 ईयर के बेबीज को, 1 से 3 ईयर के बेबीज को। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका इन्फेंट होता है, इन्फेंट्स के बारे में क्या, शिशु के बारे में क्या सही। अब आपको पता होगा तो मैं बता दूं कि जो इन्फेंट होते हैं जिन्हें शिशु कहा जाता है वह 0 से 1 वर्ष के जो है उम्र को हम लोग शिशु में गिनते हैं। लेकिन अगर 0 से 28 डेज की बात करेगा तो 0 से 28 डेज की जो बेबीज होते हैं उनको नियोनेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियोनेट्स कहा जाता है, नवजात शिशु कहा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझ गए। नेक्स्ट चलिए 13 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है, बहुत खूबसूरत प्रश्न है, आप लोग दिमाग से यहाँ पे देख लीजिए, पायरिया किस ऑर्गेन से संबंधित डिजीज है? तो ये तो सब लोग जानते होंगे कि पायरिया किन्हें कहा जाता है। तो आपको पता है पायरिया जो है दांतों का एक रोग है, काफ़ी जो दांत में लग जाता है, ठीक है।
14 नंबर का प्रश्न है आंखों की सफाई। आंखों की सफाई क्या मतलब है? ऑप्शन ए है इनर कैंटस से आउटर कैंटस की ओर करनी चाहिए, आउटर कैंटस से इनर कैंटस की ओर करनी चाहिए, किसी भी क्रम में की जा सकती है, महीनों में एक बार करनी चाहिए। तो आंखों की सफाई कैसे करेंगे? तो जो इनर कैंटस होता है मतलब अंदरूनी जो कैंटस है वो आउटर कैंटस की ओर करनी चाहिए। अब मैं बता दूं, बहुत लोग क्या करते हैं कि आंख को बाहर मीजेंगे और बाहर मीजते हुए अंदर की तरफ आंख में जो है प्रवेश करा देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। अब मान गए बाहर आपका कोई इन्फेक्शन वगैरह या कोई सूक्ष्म जीव जो है अगर आपको बैठा होगा आंख के इधर उधर, तो आप उसको बाहर से अंदर होते हुए जाएंगे तो क्या होगा, बाहर वाला अंदर चला जाएगा, वो दिक्कत करेगा। लेकिन अंदर इनर से आउटर की ओर अगर करेंगे तो अंदरूनी होते हुए बाहर आपका आ जाएगा अंगुली, ठीक है, तो उसमें जो है अंदर कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके। 15 है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे जो होता है वह 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अब मेरा जो वेबसाइट है nursingyan.com, मैं बता दूं nursingyan.com है, उस पर मैं सभी जो है डेज वाला, ठीक है, सभी ईयर वाला कि कौन से ईयर में कौन सा स्वास्थ्य का जो है योजना आया, वो सारा जो है इम्पोर्टेंट मैं ऑब्जेक्टिव्स वाला जो है कंपटीशन वाला में दे चुका हूँ, तो आप लोग nursingyan.com पर जाकर पढ़ सकते हो, ठीक है, बहुत सुंदर। नेक्स्ट है नर्सेज की एग्जिस्टिंग कंडीशन में सुधार के उद्देश्य से किस कमेटी का गठन किया गया? आपको पता होना चाहिए कि नर्सेज का पहले का जो कंडीशन था वो उतना ठीक नहीं था, इनका संगठन उतना मजबूत नहीं था, तो इनके स्थिति में सुधार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी का नाम है सरोजनी वर्धपन कमेटी। सरोजनी वर्धपन कमेटी जो है नर्सिंग प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा काम करने के लिए इसे गठन किया गया। ओके। नेक्स्ट है निम्न में से ब्लड ग्रुप बी के बारे में क्या सही है? ब्लड ग्रुप बी के बारे में क्या सही है? इसमें केवल ए एंटीजन पाया जाता है, इसमें केवल बी एंटीजन पाया जाता है, या केवल ए बी ब्लड ग्रुप को वाले पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकता है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए बी ब्लड ग्रुप के बारे में सही कथन है कि इसमें केवल बी एंटीजन पाया जाता है, इसमें केवल बी एंटीजन पाया जाएगा तभी तो यह बी ब्लड ग्रुप कहाएगा ना। ए एंटीजन वाला ए ग्रुप का तय करता है, समझ गए, जिसमें ए बी दोनों का एंटीजन हो ए बी ग्रुप का कहलाता है, जिसमें कोई ना हो उसे ओ ग्रुप कहते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए। 18 नंबर का है निम्न में से एग्रेनुलोसाइट प्रकार की WBC है, यानी एग्रेनुलोसाइट प्रकार की WBC कौन सी है? तो एग्रेनुलोसाइट प्रकार की जो WBC है वह आपका मोनोसाइट है, याद रखिएगा। ओके। नेक्स्ट है कहता है इनमें से मानव शरीर का कौन सा अंग प्यूटरी ग्लैंड पर कंट्रोल करता है? ठीक है, मतलब निम्न में से मानव शरीर का कौन सा अंग प्यूटरी ग्लैंड पर कंट्रोल करता है? कौन सा? हाइपोथैलेमस, यकृत, आइरिस, किडनी। तो आपको पता होना चाहिए द हाइपोथैलेमस, यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न है अग्र मतलब आगे वाला जो पीयूष ग्रंथि का जो भाग है उसके द्वारा सीक्रेट प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या काम है? सबसे पहले तो क्वेश्चन सही है, एक दिमाग में समझ लीजिए कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, पीएच जिसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन, यह प्रोलैक्टिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के आगे वाले भाग से जो है एंटेरियर भाग से सीक्रेट होता है, तो पहले तो दिमाग में रखिए। उसके बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या काम है? तो यह फीमेल में दूध उत्पादन मिल्क प्रोडक्शन को प्रेरित करता है, समझ गए, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है एस्टोमेटाइटिस से आप क्या समझते हैं? एस्टोमेटाइटिस, अब बहुत लोग गलत क्या करते हैं, तो एस्टोमा देखेगा ना तो वह एस्टोमिक का इन्फ्लामेशन बता देगा, जो कि गलत है, ठीक है। एस्टोमेटाइटिस से मतलब होता है ओरल म्यूकोसा, यानी सीधा कहिए कि ओरल कैविटी का इन्फ्लामेशन, मुखीय गुहा में इन्फ्लामेशन प्रदाह को एस्टोमेटाइटिस कहते हैं, ठीक है। गम का इन्फ्लामेशन जिंजीवाइटिस कहलाता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। नेक्स्ट है TRH एक हार्मोन है जो सीक्रेट होता है किसके द्वारा? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है, हाइपोथैलेमस के द्वारा TRH सीक्रेट होता है। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ क्लियर कट, एनल फिशर के उपचार में इंक्लूड है। एनल फिशर क्या होता है? जो मल द्वार है वहाँ पे दरार पड़ जाता है, उसी को एनल फिशर कहते हैं। तो इसके लिए जो उपचार है फाइबर रिच डाइट मतलब फाइबर रेशेदार भोजन, इंक्रीज फ्लूइड इंटेक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तरल लेना, यूज स्टूल सॉफ्टनर जो मल को सॉफ्ट बनाए मुलायम बनाए,
तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। क्योंकि अगर किसी को मल करने में अगर दिक्कत हो और उसके मल द्वार पर जो है दरार पड़ जाता हो तो उस कंडीशन में फाइबर वाला भोजन ले, जो कि कब्ज नहीं बनाएगा और आराम से मल निकल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा तरल ले, तरल लेने से जो है मल आपका सॉफ्ट रहता है। और एक आता है कब्ज वाला जो है दवाई भी आता है यूज, वो स्टूल सॉफ्टनर का काम करता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सब इसका सही है। नेक्स्ट है 24 नंबर, बहुत खूबसूरत है। निम्न में से टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का अन्य नाम क्या है। टाइप 2 प्रकार के, देखिए 2 प्रकार के होता है, पहला और दूसरा। तो जो टाइप 2 होता है ना, इसको हम लोग जो है जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं और इसको जो है हम लोग नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट जो है डायबिटीज मेलाइटिस भी बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको बता दूँ, ए वाला जो है गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये जो टाइप 2 होता है ना, फर्स्ट वाला होता है जुवेनाइल डायबिटीज, समझ गए। फर्स्ट टाइप ए जो होता है वह जुवेनाइल बाल मधुमेह कहते हैं। लेकिन टाइप 2 जो होता है, जो अक्सर एज बढ़ने के साथ में देखने को मिलता है, तो यह इसे हम लोग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, सॉरी, इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। मतलब यह जो है इंसुलिन पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। टाइप 2 में इंसुलिन सही मात्रा में बनता है, बट बॉडी का जो सेल कोशिका होता है ना, वह यूज नहीं कर पाता है इंसुलिन का, जिससे बॉडी में जो है बढ़ने लगता है ग्लूकोज की मात्रा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 25 नंबर है, इसमें से कान का विकार, कान की समस्या कौन है, ईयर डिसऑर्डर कौन है। ब्लेफाइटिस है, ओटाइटिस एक्सटर्ना है, बर्गर डिजीज है, एडिसन डिजीज है। तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लेफाइटिस तो होगा नहीं, बर्गर डिजीज होगा नहीं, एडिसन्स होगा नहीं, तो ओटाइटिस मीडिया और ओटाइटिस एक्सटर्ना ये आपके कान का रोग है, ठीक है। नेक्स्ट है 26 नंबर, एन्यूरिज्म क्या होता है। एन्यूरिज्म क्या होता है, एन आई डिसऑर्डर, एन ईयर डिसऑर्डर, एन कार्डियक डिसऑर्डर एंड जो है स्किन डिसऑर्डर, ठीक है। तो यह एन्यूरिज्म क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एन्यूरिज्म होता है, यह एन्यूरिज्म आपके धमनी का रोग है, ठीक है। यह कहीं भी धमनी के जो दीवार होता है उसमें कमज़ोर होने से धमनी के दीवार में सूजन आ जाता है, फूल जाता है, ठीक है, और वही एन्यूरिज्म होता है। अब यह आपके ब्रेन में भी हो सकता है, ठीक है, और यह आपके जो है हार्ट में, कार्डियक में भी हो सकता है, समझ गए। तो यहाँ पे कार्डियक है तो कार्डियक इसका राइट होगा, ओके। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से मलेरिया किस रोगाणु द्वारा होता है। मतलब कौन से अणु के द्वारा, सूक्ष्म जीव के द्वारा मलेरिया होता है निम्न में से। HIV, प्लाज्मोडियम, कैंडिडा, माइक्रोबैक्टीरियम। तो राइट आंसर प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया आपका होता है, परजीवी के द्वारा, ठीक है। 28 है, ESR का पूरा नाम क्या है। ESR का पूरा नाम होता है लाल रुधिर, RBC। क्या ये नाम होता है, गलत। क्या WBC होता है, ये भी गलत, ठीक है। पीली प्लेटलेट होता है, क्या ये भी गलत। तो एरिथ्रोसाइट सेंडिमेंटेशन रेट, यह सही है, ESR, ठीक है, ये सही है आपका, ओके। नेक्स्ट है 29 नंबर, ब्रेडीपेनिया से आप क्या समझते हैं। देखिए ब्रेडीपेनिया ये सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं। ब्रेडीपेनिया में होता है कि आपका जो श्वसन होता है, रिस्पायरेशन रेट, वह सामान्य से कम हो जाता है, ठीक है। तो व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होना, गलत। व्यक्ति को रिस्पायरेशन रेट सामान्य से अधिक होना, वो तो टेकीपेनिया होता है, गलत। व्यक्ति की रिस्पायरेशन रेट सामान्य से कम होना, ये सही। सांस लेते समय घरघराहट की आवाज़ आना, व्हीजिंग, ये गलत। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न है, यहाँ पे 30 नंबर पर आ चुके हैं। निम्न में से किस सबस्टांस का संबंध प्रोटीन से है। सबस्टांस मतलब होता है पदार्थ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जो मैटर सबस्टांस है उसका संबंध इसमें से लिनोनिक एसिड, ठीक है, लिनोलेनिक एसिड, आर्केनोइड एसिड, ठीक है, आर्केनिडोनिक एसिड और एमिनो एसिड। तो आपको पता होना चाहिए प्रोटीन का सीधा संबंध एमिनो एसिड से है और एमिनो एसिड का सीधा संबंध प्रोटीन से है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है 31 नंबर, बहुत शानदार है। नींबू एवं संतरे का जो रस है यह गुड सोर्स होता है किसका, विटामिन का, प्रोटीन का, वसा का, विटामिन सी का। तो आपको पता है विटामिन सी खट्टे पदार्थ जहाँ भी मिलेगा विटामिन सी बहुत अच्छा स्रोत मिलेगा। निम्नलिखित में से वसा का सोर्स क्या है, मतलब फैट का सोर्स क्या है, घी एवं मक्खन, सूखे मेवे, सरसों एवं मूंगफली का तेल। तो आपको पता होना चाहिए कि वसा, जितने भी आयली पदार्थ आपको मिलेगा, तैलीय पदार्थ, सब में जो है वसा भरपूर मात्रा में होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका यहाँ पे निम्न में से माइक्रो न्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो मैं बता दूं यहाँ पे, तो आपको एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कहेगा ना, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के मतलब होता है कि जो आपके खाद्य पदार्थ में बहुत ही कम सूक्ष्म मात्रा में हो, तो वह जो है आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। और जो मैक्रो वाला होगा ना, तो मैक्रो वाला जो है इस माइक्रो से ज़्यादा जो है आपके खाद्य पदार्थ में मौजूद होगा। यही कारण है कि प्रोटीन, फैट हो गया, ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब जो है आपके माइक्रो में आएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भोज्य पदार्थ से ज़्यादा मिलता है। लेकिन जो विटामिन और मिनरल होता है यह आपके खाद्य पदार्थों से बहुत कम मिलता है, जो बहुत सूक्ष्म होता है। यही कारण है कि विटामिन मिनरल जो है आपका माइक्रो कहा जाता है, ठीक है। 34 है प्लेसेंटा को एक्सप्लसन के बाद जो है एक्सप्लजन के बाद इसे किस कलर के बीन में जो है डिस्केयर्ड कर दिया जाता है। आप लोग देखते होइएगा अस्पताल में कि अस्पताल में जितने भी जो है बॉडी पार्ट निकलते हैं कटने फटने या जो है प्रेगनेंसी लेबर के बाद, वह सब बॉडी पार्ट को जो है पीले कलर के बीन में, डस्टबिन में डाला जाता है। वह उसमें एक प्लेसेंटा भी आता है, ठीक है, जो कि प्लेसेंटा महिला के प्रसव के कंप्लीट होने के बाद निकलता है और उसको डाला जाता है येलो कलर में, ठीक है। 35 नंबर है इन्फेंट की पल्स रेट एडल्ट की तुलना में क्या होता है, अधिक, कम, बराबर, कम या ज़्यादा। तो आपको पता है कि जो इन्फेंट शिशु होता है 0 से 1 वर्ष, इसमें पल्स रेट एडल्ट के तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। 36 नंबर है बहुत शानदार है, कहता है एक पर्सन द्वारा टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक मतलब जहरीला पदार्थ, इंजेक्शन करने पर निम्न में से कौन सा प्रोसीजर किया जाता है। एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति कोई जहरीला पदार्थ ले लिया है, उसका पाचन कर रहा है, ठीक है, निगल गया है, वैसे में उसका प्रोसीजर क्या है, उसे जो है बाहर निकालने पर। तो कोई अगर मान के जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया है तो उसके बॉडी के लिए खतरनाक होगा, तो उस कंडीशन में उसके बॉडी से उस टॉक्सिक पदार्थ को निकाल देना ही जो है सबसे बेहतर होगा। इसीलिए देखते होइएगा कि कोई अगर जहरीला पदार्थ वगैरह ले लिया है तो उसको उल्टी कराया जाता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उल्टी करे ताकि पेट के जो पदार्थ टॉक्सिक है वो साफ हो, ठीक है। तो इसके लिए गैस्ट्रिक लेवेज जो होता है ना, यह गैस्ट्रिक लेवेज जो है पेट को खाली कराया जाता है इरिगेट करके, धोकर, तो यह गैस्ट्रिक लेवेज राइट आंसर है, ठीक है। आगे चलिए 37 नंबर है यदि किसी पेशेंट को मेडिसिन की 10 ml देनी है तो उसे उस मेडिसिन की कितनी टी स्पून देनी चाहिए। आपको पता है कि 1 टी स्पून इक्वल टू 5 ml, ठीक है, तो 10 ml देनी है तो 2 स्पून, ठीक है, राइट आंसर, ठीक है। आगे चलिए ए हो गया आपका क्या चीज़ है, टी स्पून है, ठीक है। अगर टेबल स्पून रहता तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना होता, ठीक है। 38 है एनस, एनस रेक्टम, देख लीजिए एनस तथा रेक्टम वाले एरिया में पस का जमाव होना क्या कहलाता है। एनस मलद्वार और मलाशय, ठीक है, इसके एरिए में अगर पस जम जाता है तो उसे क्या कहते हैं। एनोरेक्टल फिशर, एनल फिस्टुला, एनोरेक्टल अवशेष और हेमोरॉइड। देखिए फिशर होता है दरार पड़ना, तो ये तो होगा नहीं। फिस्टुला मतलब होता है कि उसका एक नली दूसरे नली से ज्वाइंट कर लेना, ये फिस्टुला होता है। हेमोरॉइड होता है जो आपका बवासीर होता है, आपको पता है, तो ये तो होगा नहीं। अवशेष मतलब होता है घाव बनना, पस बनना, तो यही राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। आगे है यहाँ पे 39 है प्लूरेटिक चेस्ट पेन, ठीक है, फुल स्मेल स्पुटम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, फीवर आदि किस डिजीज के लक्षण हैं। तो आपको पता होना चाहिए प्लूरेटिक चेस्ट पेन यानी प्लूरल क्षेत्र में दर्द होना चेस्ट के, ठीक है। उसके बाद फुल स्मेल स्पुटम मतलब गंध बदबू आना स्पुटम में, और आपका सांस कम चलना, ठीक है, शॉर्टनेस होना और फीवर, ये सब लक्षण होता है लंग अवशेष के, यानी लंग में जो है अवशेष होने का, ठीक है। नेक्स्ट है 40 नंबर भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कब लागू की गई। 52 में, 65 में, 85 में, 2000 में। तो आपको पता होना चाहिए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, पूछ सकता है, ठीक है। 41 नंबर है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ NHM, इसका शुभारंभ कब किया गया। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, ठीक है, NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसकी शुरुआत 2000, 2002, 2005, 2007, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2000
साथ में। ओके, नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आशा सहयोगिनी सामान्यतः कितनी आबादी के लिए सेवाएं प्रदान करती है? अब आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर आप CHO में जा रहे हैं तो CHO का जो काम होता है इसी आशा को हैंडल करना, ANM को हैंडल करना, ठीक है, जो मेल हेल्थ वर्कर होता है MHM, इनको हैंडल करना, तो CHO इन सब को हैंडल करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक आशा जो है कितने आबादी पर सेवाएं प्रदान करती है। 500, 1000, तो राइट आंसर आपका जो है क्या होगा? 500, 1000, 2500, 5000। तो राइट आंसर 1000 पर जो है एक आशा की नियुक्ति की जाती है। 43 नंबर है, निम्न में से कौन सी बीमारी का भारत से उन्मूलन कर दिया गया है, मतलब खत्म कर दिया गया है? कौन सा? मलेरिया, नारू रोग, HIV, ठीक है, यहाँ पे H होगा, या ध्यान रखिएगा, HIV होगा, और यहाँ पे बेंगा नहीं होगा, घेंगा होगा, इसको ध्यान में दीजिएगा। तो राइट आंसर नारू रोग जो है भारत से उन्मूलन कर दिया गया है, याद रखिएगा। 44 है, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण यानी बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट अधिनियम, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार जन्म का पंजीकरण कितनी अवधि में करवा लेना चाहिए? अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो कितनी अवधि में उसका जो है पंजीकरण करवा लेना चाहिए, या फिर कोई मृत्यु होता है तो कितने दिन के अंदर पंजीकरण करवाना जरूरी होता है? 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 21 दिन। तो राइट आंसर 21 दिन। जन्म और मृत्यु के कंडीशन में 21 दिन में करवा लेना चाहिए, ठीक है। इससे डाटा प्राप्त होता है सरकार को भी कि कितना मृत्यु दर है, कितना जन्म दर है, ठीक है। खसरा मिजल्स वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो माय डियर, जो खसरा का जो टीका दिया जाता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वैक्सीन का इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर और इंट्राओसियस। तो आपका पता होना चाहिए सबक्यूटेनियस जो है, सबक्यूटेनियस राइट आंसर है, ठीक है। 46 नंबर है, कहता है एक वयस्क आदमी का बॉडी मास इंडेक्स BMI कितना होना चाहिए? तो 15 से 19, 20 से 25, 26 से 30, 31 से 35। तो आपको पता होना चाहिए एक एडल्ट का जो नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स होता है 20 से 25 होता है, ठीक है। यही आपके बताता है ओवर वेट कितना है, लो वेट कितना है, या ठीक ठाक है, यही बताता है। अगर 20 से 25 में है तो यह अच्छा माना जाता है, ठीक है। 47 नंबर है, बच्चों में दस्त रोग के इलाज के लिए ORS के साथ निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों में अगर दस्त हो रहा हो तो ORS के साथ में कैल्शियम, आयरन, विटामिन, जिंक, तो बच्चे को जिंक दिया जाता है ORS के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट है 48 नंबर है, कहता है HbA1c, यह एक टेस्ट है जो शुगर के ग्लूकोज का रेशियो पता करता है बॉडी में कि कितना जो है ग्लूकोज बन रहा है, कितना रेशियो में, ठीक है। तो 6 से कम, 6.5% से 7%, 7% से 8%, 3% से कम। तो HbA1c नॉर्मल तब माना जाता है जब आपके बॉडी में HbA1c की मात्रा 6 से कम हो। देखिए 6 से कम ही है तो बेहतर है, ठीक है। ऐसे तो 5.7, 5.8 माना जाता है, इतना % बेहतर, लेकिन अगर 6 से कम है तो HbA1c बढ़िया माना जाएगा। जैसे ही 6.5 से अगर आपका बढ़ गया तो यह जो है डायबिटीज के सूचना दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देख लीजिए, किसी व्यक्ति में रैंडम RBS, ठीक है, रैंडम ब्लड शुगर कितनी मात्रा मधुमेह, डायबिटीज, मेलाइटिस का संदेह होना चाहिए? तो 20 mg प्रति DL से 100 mg DL, 100 mg DL से 140 mg DL, 140 mg DL से ज़्यादा, 200 mg प्रति DL से ज़्यादा। देखिए इसका अलग अलग कंडीशन है। कह रहा है संदेह, यहाँ पे सिर्फ संदेह पूछ रहा है। तो मान गए किसी व्यक्ति का 140 mg प्रति DL से अगर ज़्यादा अगर किसी का थोड़ा बहुत दिखा रहा है तो वह संदेह के घेरे में होता है कि इससे प्री डायबिटीज का सूचना मिल चुका है, ठीक है। लेकिन अगर किसी का 170 से ज़्यादा है तो उसमें डायबिटीज़ कन्फर्म माना जाता है। अगर किसी का 200 से ज़्यादा है तो फिर जो है उसे बिल्कुल डॉक्टर से सलाह लेना ही चाहिए, ठीक है। आगे है 50 नंबर है, मधुमेह, डायबिटीज मेलाइटिस की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कॉम्प्लिकेशन क्या है? देखिए एक व्यक्ति में जब डायबिटीज मेलिटस होता है, DM होता है, चीनी रोग होता है, तो उस कंडीशन में जो कॉम्प्लिकेशन होता है वह ग्लैक्टोसेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया और स्ट्रोक। अब होता यह है कि डायबिटीज मेलाइटिस वाले व्यक्ति को दिया जाता है गोली। अब वह गोली क्या करता है, बॉडी में जाने के बाद इंसुलिन को बहुत ज़्यादा
कम कर देता है, समझ गए, बहुत ज़्यादा इंसुलिन का निर्माण करने लगता है। अब वह इंसुलिन जो है क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को बहुत ज़्यादा घटा देता है। तो उस कंडीशन में जटिलता में हाइपोग्लाइसेमिया बन सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट, ठीक है। और आज का आखिरी 51 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में कैंसर किस प्रकार फैलता है। तो मानव के बॉडी में कैंसर जो फैलता है त्वचा के माध्यम से, लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से, रक्त के माध्यम से। तो त्वचा के माध्यम से कैसे फैलेगा, ठीक है। यह जो है कैंसर फैलता है लिम्फेटिक सिस्टम गड़बड़ होने से या फिर रक्त के माध्यम से आपको फैलता है कैंसर, ठीक है। तो यह 51 क्वेश्चन है। आप लोग बताइए इस 51 में कितना जो है आप लोग को आ रहा था पहले से। अगर इस 51 में 40 से कम अगर आपका स्कोर आता है, 40 से कम क्वेश्चन अगर आपको इसमें से आ रहा है, तो फिर समझिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि आज का जो प्रश्न था वह मॉडरेट था, कोई ज़्यादा भास्ट नहीं था। तो इसलिए आप कहेंगे कि मेरा दिक्कत है, तो ये गलत है, फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं डेली इसी प्रकार के प्रश्न आता रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए। और यह तो हो गया वीडियो, लेकिन आप चाहते हैं कि हम अनलिमिटेड क्वेश्चन पढ़ते रहे, हमेशा तैयारी करते रहे, तो आप नर्सिंग, मैं यहाँ पे बता दूँ, नर्सिंग ज्ञान, ठीक है, नर्सिंग ज्ञान अपना वेबसाइट है, nursingyan.com पर जाकर आप जो है वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आपको फ्री में सब कुछ मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।